नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम सतपाल पहलवान हैं, उनकी बैठक में मौजूद हैं। और जो ये 1-1.5 महीने का चुनाव प्रचार चला, तो अब पहलवान जी के दावे अब सच निकले हैं। अब सच निकले हैं तो काफ़ी कुछ होगा इनके पास कहने के लिए। लेकिन फिर भी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत है, उसके क्या मायने हैं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी रिकॉर्ड जीत है जिसने शायद कम से कम बीजेपी को यहाँ से एकदम चौंका कर है रख दिया है। हालांकि पहलवान जी तो पहले दिन से ये कहते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि इतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इनको है कि जब जनता अगर किसी नेता का चुनाव लड़ने लग जाती है तो वो चुनाव है वो कहीं भी जा सकता है। और उसका परिणाम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो बादली से लीड निकलकर सामने आई, जो झज्जर से 43,000 की लीड है वो निकलकर सामने आई, जो बेरी से निकल के सामने आई, गढ़ी सापला किलोई से निकल के सामने आई, और बहादुरगढ़ से, कलानौर से और कोसली से खासतौर से अब की बार जीतते हैं। तो पहलवान जी से सारी चीज़ें हम पूछते हैं। और वैसे भी जब चुनाव में जीत हो जाती है तो हक बनता है भैया उसके बाद भी नेताओं से, क्योंकि चुनाव के दरमियान हम कठिन कठिन सवाल इनसे पूछते हैं, लेकिन जब जीत हो जाती है तो इनकी भी सारा पॉइंट ऑफ व्यू है लेना चाहिए। आप पहले दिन से ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जब जनता किसी नेता का चुनाव लड़ने लग जाए तो वो चुनाव कहीं भी जा सकता है। हूबहू ऐसा ही हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा जीत गए, 4 सीटें और आपके खाते में आ गई। लेकिन आप अपने बैठक में आराम से बैठे हुए हैं इतनी संजीदगी से। क्या चल रहा है अब दिमाग में, और क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी इस जीत के बाद? सबसे पहले तो प्रवीण जी, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद मैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से लाख लाख बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने जीत की बात करी, आपने जब मेरा पहला इंटरव्यू किया, मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि दीपेंद्र हुड्डा जी अब की बार लाखों वोटों से जीतेंगे। शायद मैंने एक बार ये नारा भी दिया था कि दीपेंद्र हुड्डा जी अब की बार 3 लाख पार, और वो आज चरितार्थ भी हुआ। तो मैं सबसे पहले तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता साथी हैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेहनत करके। और मैं तो सभी जो नौजवान कार्यकर्ता हैं उनको एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी से राजनीति सीखने का काम करें। दीपेंद्र हुड्डा जी ने पहली बार ऐसा किया है। मेरा भी 35-40 साल का राजनीतिक अनुभव है प्रवीण जी, लेकिन एक लोकसभा के चुनाव को सरपंची के चुनाव में तब्दील कर देने का काम पहली बार दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। डोर टू डोर मैंने आज से पहले कोई भी कैंडिडेट करता हुआ नहीं देखा था, ना आपने भी नहीं देखा होगा, आपका भी काफ़ी लंबा अनुभव है। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ने का काम किया और जिस प्रकार से उन्होंने डोर टू डोर करने का काम किया, उसका परिणाम आपके सामने है। झज्जर शहर को आप ले लो, बहादुरगढ़ शहर को आप ले लो, रोहतक शहर को ले लो, मैम को ले लो, कोसली बाज़ार को आप ले लो, तो प्रत्येक घर घर जाने का काम दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। इतने टेम्परेचर के बावजूद और इतनी मेहनत करने का काम जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, मैं तो ये मानता हूँ कि शायद ये राजनीति में एक अपवाद है। मैंने आज से पहले लोकसभा के चुनाव बहुत देखे हैं, लेकिन इतनी मेहनत और हर आदमी से टच करना, हर लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में जाना, सभी साथियों से अपील करना। और मैं तो ये मान कर चलता हूं कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप बोले कोसड़ी की लीड, मैंने आपको कहा था कि दीपेंद्र हुड्डा जी कोसड़ी से जीत के निकलेंगे, चाहे वो कम मार्जिन से जीते, लेकिन वो जीत के निकले। जैसे पहलवान बादाम रगड़ते हैं या सिलबट्टे पे चटनी रगड़ी जाती है, उससे भी बुरी तरह रगड़ दिया आप लोगों ने, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये पॉसिबल देखो, प्रजातंत्र के अंदर मैं प्रवीण जी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जनता जो है ना वो मालिक है। ये कुछ राजनेता ये सोचने लगते हैं कि जनता आपकी जो है ना वो नौकर है, आपकी सीरी है, जैसे आप कहोगे वैसे जनता चल जाएगी। लेकिन राजनेता को ये भी पता होना चाहिए कि जनता आपकी नौकर नहीं, आप जनता के नौकर हो। जिनके मत को लेकर के आप 5 साल सुख सुविधा भोगने का काम करते हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि आप फिर उस लोकसभा क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के
साथियों के बीच में जा कर के उनके दुख में, उनके सुख में, उनके सामाजिक काम में आप हिस्सेदारी करने का काम करें। अरविंद शर्मा जी तो मेंबर पार्लियामेंट बन गई है, और अरविंद शर्मा जी नहीं, जिस प्रकार का परिदृश्य आपके सामने अभी आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात के मुगालते में थे कि केवल मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएंगी, या फिर कास्ट कम्बिनेशन जो पिछली बार इन्होंने जात पात का जहर घोलने का काम किया था। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं धन्यवादी हूँ जिसने इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे करके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जितवाने का काम किया। और पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो जिस प्रकार से मैंने कल के इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण जो मैंने दिया था वो चरितार्थ भी हुआ। 45-46 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने का काम कर रहा है। तो प्रजातंत्र में अरविंद शर्मा जी तो ये मान के बैठ गए थे कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएंगे, आपने काम करना नहीं है। जब आप जनता के बीच में जाते हो, आप वोट की भीख मांगते हो, तो फिर उस जनता को आप कुछ देने का भी काम करो। आप ले करके तो बैठ गए, लेकिन जनता के सुध बुध आपने सुनने का काम नहीं किया। जब जनता की सुध बुध आप नहीं लोगे तो फिर जनता आपकी सुध बुध किस बात को लेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि काट की हंडी एक बार चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद शर्मा जी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लाले पुलवामा का एक वो था, एक कराया गया, लेकिन उस पुलवामा की आज तक उस जांच का नहीं पता। जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, आज तक देश के प्रधानमंत्री ने उसकी जांच कहाँ तक पहुँची, उस बात का खुलासा करने का काम नहीं किया। आपको ये लगा चुनाव में कि जातिवादी मानसिकता के साथ अरविंद शर्मा ने इसको चुनाव को लड़ने की कोशिश की, और क्या उनकी भाषा को मतलब राजनीति में आप ठीक मानते हैं? जैसा उन्होंने कहा 2016 को याद कर लीजिए, काली कातरों से मैं नहीं डरता हूं, जो इस तरह की भोंडी भाषा का उपयोग उन्होंने किया, तो क्या करारा तमाचा ये अरविंद शर्मा के मुंह पर जो जड़ा है रोहतक की जनता ने? बिल्कुल करारा तमाचा है जी। और अरविंद शर्मा जी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अरविंद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही, विघटनकारी नीति रही है। चाहे वो गुजरात को ले लो, चाहे महाराष्ट्र को ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लो। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठा गैर मराठा कर दिया, गुजरात में अगर आओगे तो पटेल गैर पटेल कर दिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाओगे तो हिंदू मुसलमान कर दिया। हरियाणा के अंदर 2016 के अंदर ये षड्यंत्र कर कर इस भाईचारे को ख़राब करने का काम किया। जबकि हरियाणा प्रदेश की एक मिसाल दी जाती थी कि भाई देशों में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना, मतलब इतने प्यार प्रेम से हरियाणा प्रदेश की जनता रहती थी। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने वोट की खातर, सत्ता प्राप्ति की, सत्ता की भूख के लिए इस प्रदेश को जातिगत बांटने का काम किया। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास जरूर करेगी इस चुनाव को जातिवादी व्यवस्था में ले जाने का, लेकिन अब की बार जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता इस बात को जान चुकी कि आपके हित किसके हाथ में सुरक्षित हैं। जनता को इस बात का पता था कि अरविंद शर्मा जी एक बार तो झूठ बोल करके आपके वोट ले गया, फिर 5 साल तक आपके बीच में आया नहीं। तो जब लोग भी इस बात को, आज हर बच्चा जागरूक है। पहले तो चलो मीडिया की कसर रह जाती थी, आज तो हर बच्चे के हाथ में टेलीफोन, ये फ़ोन है, इंटरनेट है, वो 1 मिनट में सारी सूचनाएं निकाल देता है। ये बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। जी जी, मैं तो बुरा रगड़ा है शायद। क्या लगता है, चले जाएंगे रोहतक से अरविंद शर्मा, या लौट के आएंगे फिर कभी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इतनी बुरी हार होने के बाद तो शायद अरविंद शर्मा जी का मन दोबारा रोहतक से चुनाव लड़ने का नहीं करेगा। और प्रवीण शर्मा जी, मैंने कल भी कहा था आपको, मगर 12 बजे के बाद आपको बीजेपी के काउंटिंग एजेंट नजर नहीं आएंगे। प्रवीण शर्मा कह गए, अलावत हूँ मैं तो। हाँ, परवीन अलाव जी, सॉरी, परवीन अलाव जी, मैंने कल भी आपको कहा था कि इंटरव्यू में कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो 12 बजे के बाद काउंटिंग बूथ पर डटेंगे नहीं। शर्मा कौन लगाएगा? पूरी तरह रगड़ दिया ना शर्मा जी को। तो नहीं, शर्मा देखो, वो कास्ट पे मैं उस बात पे नहीं कर रहा। एक प्रवीण शर्मा हमारे जी में अखबार के पत्रकार होते थे, जो जिला प्रधान थे, तो उनका बात मेरे ध्यान में आ गई थी। अन्यथा रोज हम तो आप तो बात करते रहते हैं। शर्मा नहीं लगवाना चाहता। नहीं, मैं लगाना भी नहीं चाहता। और सवाल इस बात का है कि प्रवीण जी, प्रजातंत्र के अंदर जनता की जो आवाज़ है ना, वो परमात्मा की आवाज़ है, और वो उस बात को चरितार्थ करने का काम रोहतक लोकसभा की जनता ने किया है, ताकि दीपेंद्र हुड्डा जी 3.5 लाख मतों से जीतने का काम जनता ने जो किया, मैं बार बार जितना धन्यवाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता करूं उतना कम है। और मैं तो युवा साथियों से ये विनती भी करूंगा
कि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो शालीनता है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो चारित्रिक जीवन है, जो मिलनसार उनका व्यक्तित्व है, उससे प्रेरणा लेकर के और राजनीति में अच्छे साथी आने का काम करें, ताकि इस देश और इस प्रदेश के विकास में उनकी भी भागीदारी हो सके। और एक बात मैंने कल भी आपके बीच में कही थी कि ये चुनाव, ये सेमीफाइनल है विधानसभा के अंदर। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये मेरी बात आज 4 महीने पहले आप नोट करके रख लो। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा इमोशनल हो गए जब जीत के बाद है, वो भी काफ़ी भावुक पल था। तो अगर सतपाल पहलवान जी अगर प्रकट करना चाहें उस वक्त क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में जब वो इमोशनल हुए, तो क्या कुछ कहेंगे? परवीन जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, एक राजनेता, दीपेंद्र जी राजनेता हैं, एक उच्च परिवार में उनका जन्म हुआ है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना सोशल, जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, जितने सोशल वो हैं, भावुक होने का तो एक ही मतलब है, नहीं तो राजनेता जीतते हैं अपना ताली बजा कर कुर्ता झाड़ कर चल देते हैं। लेकिन वो, मैंने पहले किसी पत्रकार ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि ये दीपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि ये दीपेंद्र लोकसभा क्षेत्र जो है, ये दीपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ नहीं है, ये उनका अपना निजी परिवार है। और उस परिवार ने जब इतना प्यार उनके ऊपर दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं भावुक तो इंसान का होना स्वाभाविक है। और वो इंसान ही भावुक होता है जिसका जनता के प्रति लगाव होता है, अपने परिवार के प्रति लगाव होता है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र को कभी ये नहीं माना कि ये मेरी केवल एक राजनीतिक कर्म भूमि है। चाहे वो जब शुरू में 2004 में हम तो अपोजिशन में थे, जब शुरू का चुनाव लड़ा, तब से लेकर के आज तक दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस बात को कभी नहीं माना कि मैं एक मुख्यमंत्री का बेटा हूं। ना दीपेंद्र हुड्डा जी ने यह माना कि भाई मैं इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 9 के 9 बिना जातिगत भेदभाव के 9 के 9 रोहतक लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्रों को अपना परिवार, निजी परिवार मानने का काम किया। इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि भाई भाईचारे ने, आपके परिवार ने आपको इतनी भारी जीत देने का काम किया है, तो भावुक होना इंसान का स्वाभाविक है। अगर वो एक राजनीतिक होते खाली, तो वो खाली जय बुलवा कर चले जाते। लेकिन उन्होंने तो इस बात को भी, मैं मानता हूँ, को ऑब्जर्व किया होगा कि इतना वजन रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपके ऊपर रख दिया, तो इसको उतारने का काम कैसे किया जाएगा। और ये तभी उतरेगा जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सारे साथी इसी प्रकार से मिल करके अगर एक मुश्त होकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का काम आगामी विधानसभा के चुनाव में होगा। कुछ बीजेपी वाले लोगों से बात हुई कि हाँ जी अब क्या हाल है? हाँ, बिल्कुल हुई, होती रहती हैं। बीजेपी वाले साथी तो बहस लगाते हैं, लेकिन मैंने उनको पहले बता दिया था, मैं कहा अब की बार तुम्हारा नंबर कहीं नहीं है। बोला प्रधान जी आप कैसे कह रहे हो? मगर मेरा तजुर्बा है, मेरा पद तो बाटे नहीं आया, एमएलए मंत्री तो मैं बढ़िया नहीं, लेकिन मेरे को इतना मेरा तजुर्बा बाटा आ गया। मेरे को ये आभास था कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार रोहतक लोकसभा क्षेत्र में होने जा रही है। अरविंद शर्मा जी को भी इस बात का पता था, और उनका बार बार जो दम निकल के आ रहा था, जो अहंकार उनका निकल के आ रहा था। और मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बौखलाहट है, हार से पहले की ये बौखलाहट है। और वो आज उस बात को चुनाव ने चरितार्थ करने का काम किया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से जीते, और मैं आपकी मेहनत को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने भी पूरी तन्मयता से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी, 48-49 टेम्परेचर में भी आपने दिन रात मेहनत कर कर जो एग्जैक्ट चीज़ थी। हालांकि मैं कमेंट्स देखता था, कुछ लोग साथी कमेंट्स दूसरे तरफ के भी करते थे, लेकिन जो आपने मेहनत करी उसको भी हम भुलाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेहनत भी एक कार्यकर्ता से बढ़ करके आपकी मेहनत थी इस चुनाव में। एक हिसार सीट का भी काफ़ी जिक्र हो रहा है। जयप्रकाश जी ने भी मतलब कमाल कर दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि सारे जाट कैंडिडेट हैं, या जेजेपी पोलराइजेशन कर देगी, या सुनैना चौटाला है आईएनएलडी की तरफ पोलराइजेशन कुछ हो जाएगा, तो रणजीत चौटाला बीजेपी का जो वोट बैंक है या हिसार का मिलकर है वो लीड ले जाएंगे। क्या हिसार के परिणाम ने चौंकाया आपको? और जयप्रकाश का मतलब कैसा नेता उन्हें मानते हैं? क्योंकि ऐसा भी नहीं हुआ किसी बड़े नेता ने रैली की हो या राहुल गांधी या प्रियंका आई हो, तो क्या हिसार के परिणाम आपको चौंका रहे हैं? चौंकाने वाली बात नहीं थी। आज के दिन हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी एक बात मानकर चल पड़ी है कि अगर हरियाणा प्रदेश का हित किसी आदमी के हाथ में सुरक्षित है, तो उस व्यक्ति का नाम भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा है।
ये बात मैं ये ना मानो कि मैं मेरे नेता है मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। इस बार को तो जो वोट परसेंटेज आया है, और मैंने कल भी आपको ये कहा था, मैं कहा 9 की 9 विधानसभाओं में टाइट फाइट है प्रवीण जी। और जयप्रकाश की जीत तो सुनिश्चित थी। जयप्रकाश जी बहुत पुराने सुलझे हुए नेता हैं और वो अन्यथा चुनाव नहीं लड़ते। वो इस बात का 6 महीने पहले से इस बात को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त थे। और फिर दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा जी को छत्तीस वर्ग ने ये मान लिया हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि जितने काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए, वो मेरे ख्याल में तो मैं मान के चलता हूँ कि उनसे ज़्यादा कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में, अगर 10 साल के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आप देखोगे और 10 साल के काम आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देखोगे, तो 100 में 20 पैसे भी नहीं है। और भिवानी की सीट भी हमारी थोड़े मार्जिन से गई है। अपनी ये कुरुक्षेत्र भी, हाँ, वो भी कम मार्जिन से गई है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो रणनीति अब हरियाणा प्रदेश में काम नहीं करेगी। और आगामी जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रवीण जी बनेगी। शुक्रिया। थैंक यू। सतपाल पहलवान जी थे। और एक शॉर्ट टाइम में एक प्रतिक्रिया हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन रोहतक में जो हो रहा है ना, वो खुशी छुपाए नहीं छुप रही है कांग्रेस नेताओं के चेहरे से। इतना बुरा रगड़ा है अरविंद शर्मा को, शायद जिसकी कल्पना अरविंद शर्मा ने भी है वो नहीं की होगी। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा इमोशनल भी हुए, और हों भी क्यों ना, क्योंकि ये देखिए कि एक 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद एक व्यक्ति होता है जो अपने काम के दम पर वोट मांगता है, लेकिन अगर उसी का क्षेत्र अगर इस तरीके से रिजेक्ट कर देता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा धक्का होता है। अब दोबारा लोगों ने इतना प्यार दिया है तो इमोशनल होना है, वो भावुक था। लेकिन बड़े मायने इस परिणाम के होने वाले हैं। जैसे अभी सतपाल पहलवान जी कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये एक ट्रेलर है, और आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो बनने वाली है। और लगातार अब 2 या 3 दिन हम ऐसा ही करेंगे, जो जिन लोगों ने मेहनत कर रखी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता हैं, तो उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन भैया बुरा रगड़ा है अरविंद शर्मा को। शुक्रिया।